नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। दोस्तों हम यहाँ बात कर रहे हैं अपनी 10th क्लास की, जो कि यूजीसी नेट जेआरएफ और टीजीटी पीजीटी की क्लास है। दोस्तों इससे पहले भी हमने कई सारी क्लासेस देखी थी और उन क्लासेस के हमने क्वेश्चन आंसर भी देखे थे। तो दोस्तों अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहाँ पे टीजीटी पीजीटी 2021 की प्लेलिस्ट दी होगी। वहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग A to Z जो भी हमारी अभी तक 10 क्लास आज होने जा रही है वहाँ तक का पूरा आपको कंप्लीट मिलेगा। इसके बाद भी हम कंप्लीट कराने वाले हैं। तो आज की क्लास का जो टॉपिक है वो आधुनिक काल के अंतर्गत हम देखेंगे द्विवेदी युग। तो आधुनिक काल के अंतर्गत द्विवेदी युग को चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक को। द्विवेदी युग आधुनिक कविता के जो आधुनिक कविता का दूसरा चरण है, मतलब 1903 से लेकर के 1920 ईस्वी को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। यह आधुनिक कविता के उत्थान व विकास का काल है। सन 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के संपादक बने थे। कब बने थे? सन 1903 में। और जो सरस्वती पत्रिका है वो कब शुरुआत हुई थी उसकी? 1900 ईस्वी में। फिर है द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों में मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, श्रीधर पाठक, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, राम नरेश त्रिपाठी, नाथूराम शर्मा शंकर, सत्यनारायण कविरत्न और गोपाल शरण इत्यादि आते हैं। तो ये कौन है? द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की साहित्यिक सेवा को देखते हुए सन 1931 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारणी सभा ने इन्हें आचार्य की उपाधि प्रदान की। तो यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से आचार्य की उपाधि किसे प्रदान की गई है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को। यह भी पूछा जाता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को आचार्य की उपाधि किसने प्रदान की? तो याद रखिएगा, काशी नागरी प्रचारणी सभा ने 1931 ईस्वी में। और क्यों प्रदान की थी? क्योंकि इनकी साहित्यिक जो सेवा है उसको देखते हुए प्रदान की गई थी। आगे चलते हैं। द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर ही पड़ा है। द्विवेदी युग का जो नामकरण हुआ है वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर ही हुआ है। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल के नाम से भी जाना जाता है। जागरण सुधार काल के नाम से भी द्विवेदी युग को जाना जाता है। साहित्य सुधारक या भारतेंदु प्रज्ञेंदु द्विवेदी युग के कवि नाथूराम शर्मा शंकर ब्रज भाषा के कवि थे, किंतु जल्द ही इन्होंने खड़ी बोली में रचना करने लगे थे। क्या है कि जो द्विवेदी युग के कवि हैं नाथूराम शर्मा शंकर, तो ये क्या था, पहले ब्रज भाषा में रचना लिखते थे, फिर कुछ दिनों बाद ही ये खड़ी बोली में रचना करने लगे थे। इनका झुकाव ब्रज भाषा से खड़ी बोली की तरफ हो गया था। ये समस्या पूर्ति में बड़े ही कुशल थे। इन्हें कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधारक, क्या क्या इनके उपनाम जो हैं वो बता रहा हूं मैं। कविता कामिनी कांत एक हो गया, भारतेंदु प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधारक आदि उपाधियों से विभूषित किया गया था। तो प्रश्न ये पूछता है कि निम्नलिखित में से भारतेंदु प्रज्ञेंदु किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, नाथूराम शंकर को। दूसरा ये पूछ सकता है कि कविता कामिनी और साहित्य सुधारक के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो ये भी याद रखिएगा, नाथूराम शंकर को। आदि उपाधियों से विभूषित किया गया था। ये प्रायः अतिशयोक्तिपूर्ण कविता लिखते थे। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं अनुराग रत्न, शंकर सरोज, गर्भरंडा रहस्य तथा शंकर सर्वस्व आदि। द्विवेदी युग का सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार कौन है? लोचन प्रसाद पांडे के अनुज मुकुटधर पांडे भी सुकवि थे। वे प्रकृति के उपासक थे। इनके काव्य में भावात्मक, आंतरिक संवेदना और रहस्यात्मक अनुभूति के दर्शन होते थे। ये द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार हैं। तो सर्वश्रेष्ठ द्विवेदी युग का सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार कौन है? तो सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माना जाता है लोचन प्रसाद पांडे के जो अनुज हैं, मतलब मुकुटधर पांडे द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं।
वस्तुतः इनके काव्यों में छायावाद का पूर्वाभास मिलता है। पूजा फल तथा कानन कुसुम इनके प्रकाशित काव्य संकलन है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के बारे में देखते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित प्रिय प्रवास संस्कृत की तत्सम तथा कोमल कांत पदावली से अलंकृत एवं संस्कृत वर्ण वृत्तों में लिखित हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। तो यहाँ पे जो प्रिय प्रवास है उसके बारे में पूछा जाता है कि हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो याद रखिएगा प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। यह 17 सर्गों में विभक्त है। इसके सर्ग कितने हैं? 17। इसमें श्रृंगार और करुण रस की प्रधानता है। श्रृंगार और करुण रस की प्रधानता है। प्रिय प्रवास का प्रथम प्रकाशन वर्ष 1914 ईस्वी में किया गया था। इस कृति पर मांगला प्रसाद पारितोषिक भी प्रदान किया गया था। रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य ग्रंथ के इतिहास में प्रिय प्रवास को महाकाव्य नहीं माना है। मतलब हालांकि ये तो है एक महाकाव्य प्रिय प्रवास, लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने इसे महाकाव्य नहीं माना है। हरिऔध प्रतिभा के बहुत धनी थे और वे गद्य पद्य में उनका समान अधिकार था। इनकी कुल मिलाकर लगभग 51 रचनाएं मिलती हैं। ठीक है। प्रिय प्रवास राधा कृष्ण के सात्विक प्रेम पर आधारित करुण रस प्रधान एक मार्मिक ग्रंथ प्रबंध काव्य है। करुण रस प्रधान मार्मिक प्रबंध काव्य है। हरिऔध ने पहले इसका नाम क्या रखा था? वृजांगना विलाप, किंतु बाद में इसका नाम उन्होंने कर दिया था प्रिय प्रवास। हरिऔध ने 2 नाटक, पहला है प्रद्युम्न विजय 1893 ईस्वी तथा दूसरा है रुक्मणी परिणय 1894 ईस्वी लिखे हैं। हरिऔध का प्रथम उपन्यास है प्रेम कांता 1894 ईस्वी। दूसरा उपन्यास है ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 ईस्वी। मैथिली शरण गुप्त मधुप उपनाम से काव्यानुवाद करने वाले कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। प्रश्न ये पूछा जाता है कि मधुप उपनाम से काव्यानुवाद करने वाले निम्नलिखित में से कवि कौन है, तो वहां पे नाम आएगा मैथिली शरण गुप्त हैं। इस उपनाम से गुप्त जी ने बांग्ला कवि माइकल मधुसूदन दत्त की मेघना वध, विरहिणी, ब्रजांगना आदि कृतियों का काव्यानुवाद तथा नवीन चंद्र से पलाशीर युद्ध का प्लासी का युद्ध नाम से काव्यानुवाद किया है। नवीन चंद्र का जो पलाशीर युद्ध थी रचना, उसका प्लासी का युद्ध नाम से इन्होंने काव्यानुवाद किया। और वहीं कवि माइकल जो एक बांग्ला कवि हैं, मधुसूदन दत्त, मेघना वध उनकी रचना थी, उसका अनुवाद इन्होंने किसमें किया? विरहिणी ब्रजांगना, नहीं मतलब उनकी जो 2 रचनाएं हैं उनका अनुवाद इन्होंने किया। मेघना वध और विरहिणी ब्रजांगना आदि कृतियों का इन्होंने अनुवाद किया। और नवीन चंद्र की कृति है पलाशीर युद्ध, उसका इन्होंने प्लासी का युद्ध नाम से अनुवाद किया। उसी समय के हिसाब से इन्होंने अपना नाम रसिकेंद्र भी रखा था, लेकिन इस पर आचार्य द्विवेदी लिखते हैं कि रसिकेंद्र बनने की इच्छा छोड़िए, वह समझ गए। मतलब जब उन्होंने रसिकेंद्र मतलब अपना नाम रसिकेंद्र रख लिया था, सोच रहे थे कि मेरा नाम हो जाएगा, तो तभी आचार्य जो द्विवेदी जी हैं वो इनके बारे में लिखते हैं कि रसिकेंद्र बनने की इच्छा छोड़िए, और वह समझ गए। मतलब उन्होंने फिर वो नाम छोड़ दिया, रसिकेंद्र बनना छोड़ दिया। फिर है स्वदेश नामक कविता की रचना में इनका उपनाम भारती था। पिताश्री उपनाम से इन्होंने सवैया की रचना की है। महात्मा गांधी जी ने इन्हें भारत भारती की रचना के लिए राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से राष्ट्र कवि कौन है, तो याद रखिएगा मैथिली शरण गुप्त जी हैं। और दूसरी चीज की राष्ट्र कवि की उपाधि है वो मैथिली शरण गुप्त जी को किसने दी है, तो महात्मा गांधी जी
गांधी जी ने दी है और किस लिए दी है? भारत भारती के लिए, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छी राष्ट्रवादी कविता है भारत भारती। इन्हें आधुनिक युग का तुलसी भी कहा जाता है। तो ये प्रश्न भी पूछा गया है कि आधुनिक युग का तुलसी निम्नलिखित में से कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त है। ये द्विवेदी युग के हरिगीतिका छंद के बादशाह भी माने जाते हैं। तो हरिगीतिका छंद का बादशाह कौन कहलाता है? तो वो भी मैथिली शरण गुप्त हैं। हरिगीतिका छंद का बादशाह, द्विवेदी युग के हरिगीतिका छंद का बादशाह। दूसरा, रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें क्या कहा है? सामंजस्यवादी कवि कहकर पुकारा है। रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें सामंजस्यवादी कवि कहकर पुकारा है। फिर है मैथिली शरण गुप्त पर प्रमुख तथ्य। 3 अगस्त 1886 को झांसी के चिरगांव में जन्मे मैथिली शरण गुप्त हिंदी के सर्वाधिक प्रभावी तथा लोकप्रिय रचनाकारों में से एक हैं। इनकी कविताओं में मुख्यतः बौद्ध दर्शन, महाभारत, रामायण आदि के कथानक स्वयं उतर आते हैं। गुप्त जी ने सन 1912 में राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत रचना भारत भारती की रचना की है। गुप्त जी को सन 1954 में पद्म भूषण मिला था। साकेत इनकी बहुत ही उत्कृष्ट रचना है, जिसमें लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को नायिका बनाकर राम कथा कही गई है। गुप्त जी द्वारा लिखा गया अनूदित काव्य कौन सा है? प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध, व्रत संहार, ये हैं क्या है? गुप्त जी द्वारा लिखे गए अनूदित काव्य। गुप्त जी की प्रारंभिक रचनाएं कलकत्ता से निकलने वाले वैश्योपकारक में प्रकाशित होती थी। बाद में जब इनका परिचय महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से हुआ और फिर इनकी जो कविताएं हैं वो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने लगी। साकेत महाकाव्य। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य का 9वां सर्ग सर्वाधिक मार्मिक है। साकेत में 12 सर्ग हैं। तो प्रश्न ये पूछा गया है कि साकेत में से सबसे मार्मिक, सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है? तो 9वां सर्ग है। और साकेत जो महाकाव्य है उसमें कितने सर्ग हैं? 12 सर्ग हैं, जिसका रचना काल क्या बताया जाता है? 1932 से 1936 ईस्वी। साकेत की संपूर्ण कथा का केंद्र बिंदु है उर्मिला। यह प्रश्न भी पूछा गया है कि साकेत का केंद्र बिंदु क्या है? नीचे ऑप्शंस दे देगा, उर्मिला, तो उर्मिला है। प्रारंभ में साकेत का नाम उर्मिला विलाप अर्थात उर्मिला काव्य रखा गया था। साकेत की रचना गुप्त जी ने अपने काव्य गुरु द्विवेदी जी से संकेत पाकर लिखना प्रारंभ किया था। तो यह प्रश्न भी पूछा गया है कि साकेत की जो रचना है वो मैथिली शरण गुप्त ने किसके अनुकरण पर की थी या किससे संकेत पाकर लिखी थी? तो यहां पे याद रखिएगा, द्विवेदी जी के। अगला प्रश्न है, साकेत की कथा का मुख्य संबंध उर्मिला और लक्ष्मण से है। जो साकेत की कथा का मुख्य संबंध है वो उर्मिला है, लक्ष्मण के चरित्र से जुड़ा हुआ है। यह मैथिली शरण का सर्वश्रेष्ठ काव्य है। इसकी कथा साकेत मतलब अयोध्या को केंद्र में रखकर लिखी गई है। यह एक विशद प्रबंध काव्य है। द्विवेदी युग का प्रतिनिधि कवि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में लिखा है कि गुप्त जी की प्रतिभा की सबसे बड़ी विशेषता है कालानुसरण की क्षमता। कालानुसरण की क्षमता अर्थात उत्तरोत्तर बदलती हुई भावनाओं और काव्य प्रणालियों को ग्रहण करते चलने की शक्ति। इस दृष्टि से हिंदी भाषी जनता के प्रतिनिधि कवि यह निसंदेह कहे जा सकते हैं। तो द्विवेदी युग का प्रतिनिधि कवि मैथिली शरण गुप्त जी को कहा जा सकता है, कहा जाता ही है। भारतेंदु के समय से देश प्रेम की जो भावना चली आ रही थी, इनके मतलब मैथिली शरण गुप्त जी के भारत भारती में वो देखी जा सकती है। अतः द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। छायावाद शब्द।
छायावाद शब्द का सबसे पहले मतलब सर्वप्रथम प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया था। छायावाद को प्रसिद्ध करने में मुकुटधर पांडे के श्री शारदा पत्रिका में प्रकाशित लेख माला की भूमिका अहम रही है। पंडित मुकुटधर पांडे सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित कविता कुकरी के प्रति को प्रथम छायावादी कवि माना गया है तथा समस्त हिंदी साहित्य जगत ने इसे स्वीकार भी किया है। तो यहाँ पे प्रश्न ये बनता है कि छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो मुकुटधर पांडे ने किया है। दूसरा ये आता है कि पंडित मुकुटधर पांडे ये पूछा जाता है कि छायावाद की प्रथम छायावादी कविता कौन सी है? प्रथम छायावादी कविता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पंडित मुकुटधर पांडे की कुकरी के प्रति ये है प्रथम छायावादी कविता इसे माना गया और मैक्सिमम विद्वानों ने इसे एक्सेप्ट भी किया है। तो दोस्तों अभी हमने जो एक टॉपिक पढ़ा छायावाद, तो अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आधुनिक काल का छायावाद। और छायावाद के बाद जो भी अभी तक हमने पढ़ा है फिर उसके प्रश्नोत्तरी हम देखेंगे और इसी तरह हम अपना जो कोर्स है, जो सिलेबस है, टॉपिक वाइज टॉपिक खत्म करेंगे। कोई आपके पास सुझाव है, कोई भी समस्या है तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर भी बता सकते हैं और हमारा यहाँ पे जो कमेंट बॉक्स है उसमें भी आप जाकर कमेंट कर सकते हैं। कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम भी है तो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपको सलूशन नहीं पर सजेशंस तो ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।